Hello dear students, I hope all of you are doing very well. This is the online class of mathematics for class 10 from NCERT book and this is my lecture number 21 from chapter 6 triangles. Students, before this video I have prepared lectures for chapter 1 to chapter 5. So if you have not watched the lectures of those chapters, then I request you to please go ahead and watch those lectures before watching this video. Okay. In this video, we are going to discuss similarity of triangles and basic proportionality theorem. We will also cover up exercise number 6.2 in this video. Okay, so सबसे पहले हम जो है basic proportionality theorem देखते हैं. Theorem number 6.2 states that if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points. Okay. पहले इस लाइन का मतलब समझते हैं. अगर किसी ट्राइंगल में किसी एक साइड के पैरेलल एक ऐसी लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि बाकी दो साइड्स को दो अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है. जैसे इस फिगर में ये जो आपको इमेज दिख रहा है ABC ट्राइंगल है. इसमें अगर हमने BC ट्राइंगल के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी है जिसका नाम है पॉइंट D और पॉइंट E को मिलाने वाली लाइन DE, ठीक है. तो ये लाइन जो कि BC के पैरेलल है ये AB को पॉइंट D पर कट करती है और AC को पॉइंट E पर कट करती है. क्लियर. तो हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इनटू द सेम रेशियो. तो ये कह रहा है कि अगर BC के पैरेलल है DE तो इस केस में AB और AC सेम रेशियो में डिवाइड होंगे. इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि जो पॉइंट D है वो AB को जिस रेशियो में डिवाइड कर रहा है उसी रेशियो में पॉइंट E जो है वो लाइन AC को डिवाइड करेगा. क्लियर हुई बात? इसका मतलब ये है जो यहाँ पर लिखा गया है D AB को किस रेशियो में डिवाइड करेगा? AD अपॉन DB, AD अपॉन DB. और E जो है AC को किस रेशियो में डिवाइड करेगा? AE अपॉन EC. वही यहाँ पर लिखा हुआ है और इसी को हमें प्रूफ करना है. इसे हम बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बोलते हैं इसको. इसको प्रूफ करने के लिए हम कुछ बेसिक कंस्ट्रक्शंस करते हैं. ठीक है, बेसिक कंस्ट्रक्शंस में क्या करेंगे? सबसे पहले हम पॉइंट B को पॉइंट E से मिलाएंगे विथ डॉटेड लाइंस. ये आप देख पा रहे होंगे. इसके बाद D को हम पॉइंट C से मिलाते हैं विथ डॉटेड लाइंस. और एक कंस्ट्रक्शन ये करते हैं कि AB जो है हमारा लाइन, AB जो साइड है ये वाला साइड, इस साइड पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं EN. E से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं EN. यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा. इसी तरीके से D से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं AC पर जिसका नाम है DM. ठीक है, तो M पर यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है. अब हमें क्या करना पड़ेगा? कंस्ट्रक्शन के बाद हमें रेशियो देखना है साइड AB पर. तो साइड AB पर हमें रेशियो फाइंड आउट करने के लिए हम एक ट्राइंगल को कंसीडर करते हैं. आइए देखते हैं कौन सा ट्राइंगल हम लेते हैं. हम इसके लिए कंसीडर करते हैं एक ट्राइंगल जिसका नाम है ABE. ये बड़ा सा ट्राइंगल आप देख रहे होंगे. इस ट्राइंगल को सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे फॉर टेकिंग द रेशियो ऑन साइड AB. अच्छा, हमने जब एक बड़ा सा ट्राइंगल लिया है इसमें हम क्या देख रहे हैं? इसके दो पार्ट हमें दिख रहे हैं. पहला पार्ट तो हमें ये दिख रहा है ट्राइंगल ADE और दूसरे पार्ट में हमें दिख रहा है ट्राइंगल BDE. ठीक है, दो पार्ट आपको दिख रहे हैं. अब यहाँ पे हमें क्या करना है? इन दोनों पार्ट्स का एरिया निकालना है. ये देखो हमने ये लाइन भी ड्रॉ कर दिया. अब अलग अलग लग रहा है ADE और BDE. वी हैव टू पार्ट्स. ओके, हम इनका एरिया फाइंड आउट करेंगे. एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ये फॉर्मूला होता है ना. तो यहाँ पर ट्राइंगल ADE, इस वाले ट्राइंगल में हम जो बेस लेंगे वो बेस लेंगे AD को. और AD को हम बेस क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमें देखना है लाइन AB को, हमें AB को कंसीडर करना है. इसलिए हम AD को बेस मान रहे हैं
और इसका परपेंडिकुलर हमने जो ड्रॉ किया था ई से एन तक, ये ई एन इसका परपेंडिकुलर या फिर हाइट हो जाएगी। तो ट्राइंगल ए डी ई, इस ट्राइंगल का जो एरिया है वो कितना आएगा आप बताइए? हाफ इंटू बेस क्या है ए डी इंटू हाइट क्या है ई एन। तो ये देखिए यहाँ पर वही चीज़ लिखी हुई है, एरिया ऑफ ए डी ई इज इक्वल टू हाफ इंटू ए डी इंटू ई एन। आई होप ये क्लियर हो गया। अब सेकेंड पार्ट का हम एरिया निकालते हैं। सेकेंड पार्ट का एरिया कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ पे बेस क्या है? बी डी है, और हाइट क्या है? देखिए ये जो है एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो ट्राइंगल से बाहर होगा। ये कई लोगों को कंफर्म नहीं हुआ था। अभी देख लो, जैसे आपके पास कोई एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, यानी कि तीनों एंगल 90 डिग्री से कम है। इस केस में अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो इस तरीके से ड्रॉ होता है, और ये ट्राइंगल के अंदर ही होता है। इसी प्रकार से अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसका जो परपेंडिकुलर होता है वो ट्राइंगल का ही एक साइड होता है। और इसी प्रकार से अगर आपके पास कोई, मान लीजिए इस तरीके की चीज़ है, ऐसा कोई ट्राइंगल है, ठीक है, तो ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, तब आप इसका जो परपेंडिकुलर करेंगे वो इस तरीके से तो ड्रॉ कर नहीं पाएंगे, ऐसे करेंगे, क्योंकि ये जो है 90 डिग्री का नहीं होगा। क्लियर? तो इसका जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है वो इस तरीके से होता है, मीन्स ट्राइंगल के बाहर ड्रॉ होता है, जो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होते हैं उनका। तो यहाँ पर जो हमारा बी डी ई है ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, और इसका जो परपेंडिकुलर है वो ये है ई एन। ठीक है, तो इसका जो बेस है वो बी डी हो जाएगा और इसका जो परपेंडिकुलर है वो ई एन हो जाएगा। तो बताइए एरिया क्या आएगा? एरिया आ जाएगा एरिया ऑफ बी डी इज इक्वल टू हाफ इंटू डी बी इंटू ई एन। तो ये इसका एरिया आ गया। अब हमने क्या किया? पार्ट 1 का एरिया निकाल लिया, पार्ट 2 का एरिया निकाल लिया। अब हम दोनों का रेशियो निकाल देते हैं। आइए देखते हैं कैसे रेशियो निकालते हैं। ये देखिए, एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ बी डी ई किया इज इक्वल टू हाफ। इसका देखो एरिया आया था ए डी इंटू ई एन, और इसका आया था डी बी इंटू ई एन। यहाँ पे ई एन से ई एन कैंसिल हो जाएगा, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा ए डी और नीचे आ जाएगा आपका डी बी। ये बन जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब हम आगे करेंगे, ए सी को कंसीडर करेंगे। अभी मैंने ए बी को कंसीडर किया था, अब हम एक दूसरा ट्राइंगल कंसीडर करने जा रहे हैं जिसमें ए सी का हमें रेशियो फाइंड आउट होगा। तो इसके लिए अगर हमें ए सी पर कुछ करना है तो हमें बताइए कौन सा ट्राइंगल लेना चाहिए। हम लेते हैं ए डी और सी। अगर इस ट्राइंगल को हम कंसीडर करेंगे तो उसमें हमारा ए सी कवर होगा। ठीक है, अच्छा इस ट्राइंगल में भी आपको 2 पार्ट दिख रहे हैं। पहला तो ए डी ई दिख रहा है और दूसरा क्या दिख रहा है? डी ई सी। तो 2 पार्ट इसके बन गए। फर्स्ट पार्ट ये है और सेकेंड पार्ट ये है। अब इसमें फर्स्ट पार्ट का जो एरिया है उसको निकालने के लिए सबसे पहले हम जो बेस मानेंगे वो ए ई को मानेंगे। ए ई को बेस हम क्यों मानेंगे? क्योंकि हम ए सी को कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए हम ए ई को बेस मान लिए। और हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? जो हाइट है वो हमने डी से एम तक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ठीक है, स्टार्टिंग में हमने जो कंस्ट्रक्शन किया था डी से एम तक एक हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। तो ये डीएम एक परपेंडिकुलर है और बेस आपका ए ई है। तो बताइए इस वाले ट्राइंगल का एरिया क्या आएगा? इसका एरिया आएगा हाफ इंटू ए ई इंटू डी एम। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हाफ इंटू ए ई इंटू डी एम। इसी तरीके से जो सेकेंड पार्ट है इसका जो बेस है वो ई सी रहेगा और इसका परपेंडिकुलर क्या रहेगा? डी एम। परपेंडिकुलर डी एम रहेगा क्योंकि ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, तो इसका परपेंडिकुलर इस ट्राइंगल के बाहर बनेगा। क्लियर? तो इसलिए एरिया ऑफ डी ई सी इज इक्वल टू हाफ इंटू ई सी इंटू डी एम। ये इसका एरिया आ गया। अब अगर हमारे पास फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट का एरिया आ गया, इन दोनों का हम रेशियो निकाल देते हैं। ठीक है, इनका जब रेशियो निकालेंगे तो हमारे पास ये आएगा। देखिए एरिया ऑफ ए डी अपॉन एरिया ऑफ डी सी इज इक्वल टू हाफ ए इंटू डी एम अपॉन हाफ ई सी इंटू डी एम। यहाँ पे डी एम और डी एम कैंसिल हो गया, हाफ और हाफ कैंसिल हो गया, तो बचा हमारे पास ए ई और नीचे क्या आ गया हमारे पास? ई सी। और इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। अब हम ऑब्जर्व करेंगे कुछ। क्या ऑब्जर्व करेंगे? इक्वेशन 1 में जो हमारे पास फ्रैक्शन है वो है एरिया ऑफ ए डी ई, और इक्वेशन नंबर 2 में जो फ्रैक्शन है उसमें भी है एरिया ऑफ ए डी ई। मतलब न्यूमरेटर दोनों का सेम है,
लेकिन डिनोमिनेटर जब चेक करते हैं तो एरिया ऑफ बी डी इधर है और इधर एरिया ऑफ डी सी, मतलब डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो अगर हम किसी तरीके से एरिया मतलब किसी तरीके से अगर हम डिनोमिनेटर को सेम कर दें, अगर हम डिनोमिनेटर को सेम कर दें तो क्या दोनों फ्रैक्शंस आपस में इक्वल नहीं हो जाएंगी? बिल्कुल हो जाएंगी। तो अब हम देखेंगे कि क्या एरिया ऑफ बी डी ई एरिया ऑफ डी ई सी के इक्वल है या नहीं है। ठीक है, ये हम अपने इस फिगर में देखेंगे। इसको हम अभी देखने वाले हैं कि क्या जो है बी डी ई और डी ई सी ये एरिया इक्वल है कि नहीं है। तो आइए देखते हैं। हमारा ये जो ट्राइंगल है बी डी ई, एक ये ट्राइंगल है और डी ई सी एक हमारे पास ये ट्राइंगल है। ठीक है, इसमें आप देख रहे होंगे कि ये सेम बेस पर है। इसका बेस क्या है? डी ई, और ये सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है। कौन कौन से पैरेलल लाइन है? एक तो डी ई है और एक क्या है? बी सी है। तो मतलब सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है और सेम बेस है। तो क्लास 9 में आपने एक थ्योरम पढ़ा था, उसमें ये पढ़ा था कि इफ देयर आर टू ट्राइंगल्स आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस, तो उनका जो एरिया होता है वो सेम होता है। ठीक है, सेम बेस पर और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में दो ट्राइंगल्स का जो एरिया होता है वो सेम होता है। इसका मतलब यहाँ पे बी डी ई का जो एरिया है वही एरिया डी ई सी का होगा। क्लियर? ये देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, नोट दैट बी डी ई एंड डी ई सी आर ऑन द सेम बेस डी एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस बी सी एंड डी ई। तो दोनों का एरिया इक्वल हो गया और इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 3। ये सारा प्रूफ आपको लिखना है, नोट करना है अपने नोटबुक क्लास वर्क में। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि जब बी डी ई और डी ई सी बराबर हो गया, मतलब इक्वेशन 1 का जो डिनोमिनेटर है और इक्वेशन 2 का जो डिनोमिनेटर है ये दोनों बराबर हो गया और न्यूमरेटर तो ऑलरेडी बराबर थे। इसका मतलब इक्वेशन 1 का जो फ्रैक्शन है वो इक्वेशन 2 के फ्रैक्शन के बराबर हो गया, मतलब ये दोनों इक्वेशंस आपस में बराबर हो गए। क्लियर? अब जब दोनों इक्वेशन बराबर हो गए तो इक्वेशन 1 का जो रिजल्ट आया था ए डी अपॉन डी बी और इक्वेशन 2 का जो रिजल्ट आया था ए ई अपॉन ई सी, ये भी तो आपस में बराबर हो जाएंगे क्योंकि दोनों इक्वेशंस तो बराबर हो गए। ठीक है, तो अब यहां पर हमने विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 हमने यहां पर लिख दिया ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, और इसी को हम बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, आइए हम थोड़ा सा इसको रैप अप करते हैं। जैसे हमारे पास कोई ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का नाम है ए बी सी। अगर इस ट्राइंगल के किसी भी साइड के पैरेलल एक लाइन खींच देते हैं, जैसे यहाँ पे हमने डी एक लाइन खींच दिया, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि इसके दोनों बाकी के साइड्स सेम रेशियो में डिवाइड होंगे। इसका मतलब ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। अगर ये पैरेलल है तो रेशियो सेम है। देखो हमने प्रूफ किया अगर ये पैरेलल है तो सेम रेशियो है। तो इसका कन्वर्स क्या होगा ये बताइए। इसका कन्वर्स होगा कि अगर सेम रेशियो है तो लाइंस पैरेलल होंगी। ठीक है, अभी हमने प्रूफ किया कि लाइंस पैरेलल हैं तो रेशियो सेम होगा, और अब हम कन्वर्स इसका देखेंगे, उसमें हम क्या होगा कि सेम रेशियो है तो लाइंस पैरेलल होंगी। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब आइए 6.2 देखते हैं। इसमें एक जो स्टेटमेंट दिया गया है, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। अगर एक लाइन है हमारे पास, जैसे हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी है, इसमें हमने एक लाइन लिया है जिसका नाम है डी ई। हमने जो लाइन लिया है उसका नाम है डी ई, और हम ये बोल रहे हैं, जो हमारा स्टेटमेंट है वो ये बोल रहा है कि अगर टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल को ये डिवाइड करता है इन द सेम रेशियो। सेम रेशियो में डिवाइड करने का क्या मतलब है कि डी ए बी को जिस रेशियो में डिवाइड कर रहा है उसी रेशियो में ई जो है वो ए बी को ए सी को डिवाइड कर रहा है। क्लियर हुई बात? इसका मतलब ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। क्लियर? ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये हमें गिवन है। हमें गिवन है कि रेशियो सेम है और हमें प्रूफ क्या करना है, देन द लाइन्स इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तब कह रहा है कि जो लाइन है डी ई ये बी सी के पैरेलल होगी। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है।
तो हम इसको प्रूव करेंगे मेथड ऑफ कंट्रोडिक्शन से। कंट्रोडिक्शन मतलब क्या होता है कि जो हमें प्रूव करना है हम मान लेते हैं कि वैसा नहीं है। जैसे हमें प्रूव करना है कि DE इज पैरेलल टू BC, तो हमने ये मान लिया कि D इज नॉट पैरेलल टू BC। ठीक है, अगर हमने ये मान लिया कि D इज नॉट पैरेलल टू BC, तो हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं DE डैश, D से E डैश को एक लाइन ड्रॉ करते हैं, और वो कैसी लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि BC के पैरेलल होता है। चूंकि DE तो पैरेलल है नहीं, ये हमने एज्यूम कर लिया कि D इज नॉट पैरेलल, तो इसके पैरेलल जो चीज होगी, इसके पैरेलल जो लाइन होगी उसको मैंने बोल दिया कि वो DE डैश है, वो दूसरी एक लाइन है। ठीक है, तो अगर ये DE डैश BC के पैरेलल है तो उस केस में हमें क्या मिलेगा, उस केस में हमें ये वाला पॉइंट मिलेगा। देखो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से हमें ये बात पता चल जाएगी कि अगर DE डैश BC के पैरेलल है तो उस केस में AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C, ये वाला बात हो जाएगा। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। अब इक्वेशन नंबर 1 को देखो और 2 को देखो। इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, AD अपॉन DB, इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, AD अपॉन DB। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर बराबर है तो राइट हैंड साइड भी तो बराबर होंगे, मतलब AE अपॉन EC इज इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C, ये वाला पार्ट आ जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसमें हम 1 ऐड कर दे दोनों साइड में। ठीक है, अगर हम 1 ऐड करके देखें तो हमें क्या मिलेगा, अब ये हम देखने जा रहे हैं। इसमें आप 1 ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, AE प्लस EC अपॉन EC इज इक्वल टू AE डैश प्लस E डैश C अपॉन E डैश C, ये मिल गया हमें। देखो 1 से 1 को ऐड करोगे तो डिनोमिनेटर से 1 का मल्टीप्लाई होगा, ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, EC नीचे आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऐड करोगे तो ये आपको मिलेगा एक्सप्रेशन। यहाँ पर AE प्लस EC, AE प्लस EC ये क्या चीज़ है, ये पूरा AC है, AC के बराबर होगा। तो मैंने इसको लिखा, इस पूरे को लिखा AC अपॉन EC, AC अपॉन EC लिखा, और ये वाला हमारा क्या आएगा, AE डैश प्लस E डैश C, AE डैश और प्लस E डैश C, तो ये भी तो AC के बराबर है ना, तो AC अपॉन E डैश C यहाँ पर जैसे था। अब ये दोनों फ्रैक्शंस बराबर हैं, पहला फ्रैक्शन है AC अपॉन EC और दूसरा फ्रैक्शन है AC अपॉन E डैश C। अगर ये दोनों फ्रैक्शन बराबर हैं, इसका मतलब इनके न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स बराबर हैं, तो AC तो बराबर है। ठीक है, इसका मतलब इसका जो डिनोमिनेटर है वो भी बराबर होगा, मतलब हमारे पास आ गया EC इज इक्वल टू E डैश C, ये चीज़ मिल गया। और ये चीज़ कब पॉसिबल है, ये चीज़ तब पॉसिबल है, हम ऐसे लिखेंगे कि दिस इज पॉसिबल ओनली इफ E एंड E डैश कोइंसाइड्स। E और E डैश जो है वो एक ही पॉइंट है, कोइंसाइड कर जाएं तभी ऐसा हो सकता है। और जब हमारा E और E डैश एक ही पॉइंट हो जाएगा, इसका मतलब ये पूरी की पूरी लाइन BC के पैरेलल हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने प्रूफ कर दिया इसका कन्वर्स भी। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में दिया है कि अगर इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स साइड्स AB एंड AC ऑफ ए ट्राइंगल ABC। ABC एक ट्राइंगल है, इसमें AB और AC दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट D पर और पॉइंट E पर। ठीक है, रिस्पेक्टिवली, एंड इज पैरेलल टू BC, और ये जो लाइन है ये BC के पैरेलल है। तो हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। AD अपॉन ये पूरा AB कह रहा है, लेकिन हमने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है AD अपॉन DB, और यहाँ पे क्या करना है, प्रूफ यहाँ पे करना है AD अपॉन ये पूरा का पूरा AB। ठीक है, इसी तरीके से हमने पढ़ा इधर AE अपॉन EC पढ़ा है, लेकिन अब हमें प्रूफ करना है AE अपॉन AC,
ये पूरा प्रूफ करना है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, चूंकि DE जो है वो हमारा BC के पैरेलल है, इसलिए बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगा दीजिए। तो क्या आप ये नहीं लिख सकते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन AC? ये तो हमें पता ही है, यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ऐसे लिख दोगे आप ब्रैकेट में, यूजिंग दिस थ्योरम। उसके बाद में इसको आप रिवर्स कर दो, मतलब डिनोमिनेटर को ऊपर भेजो और न्यूमरेटर को नीचे भेजो। जैसे आपके पास 1/2 इज इक्वल टू x/y लिखा है, ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो कि 2/1 इज इक्वल टू y/x, मतलब डिनोमिनेटर, इसको रिवर्स कर दिया, इसको रिवर्स किया तो इसको भी रिवर्स कर दिया, तो इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमने इस वाले एक्सप्रेशन को हमने ऐसे लिखा, इसको रिवर्स करके लिखा। अब आप पूछेंगे कि सर हमने रिवर्स क्यों किया, क्या अगर हम रिवर्स नहीं करते तो काम नहीं चलता? तो वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। अभी आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि हमने रिवर्स क्यों किया है। ठीक है, देखिए हम रिवर्स इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा ये जो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से जो आया है, नीचे है DB, ठीक है, नीचे क्या है DB, तो DB को हमें चेंज करना है। AD हमारा चेंज नहीं होगा, DB हमारा चेंज होगा। अगर हम DB को ऊपर भेज देते हैं और इसमें 1 को ऐड कर देते हैं, ठीक है, 1 को ऐड कर देते हैं, तो ये वाला जो डिनोमिनेटर में AD है ये भी ऊपर जा करके और DB के साथ ऐड हो जाएगा और पूरा AB बन जाएगा। इसलिए हम इसको रिवर्स कर रहे हैं। तो अब हम AD अपॉन DB को लिख दिए DB अपॉन AD, और यहाँ पर AE अपॉन AC को हमने लिख दिया EC अपॉन AE। अब हमने क्या किया, दोनों तरफ 1 ऐड कर देंगे। 1 ऐड करने से क्या होगा कि AD का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो AD आएगा, तो DB प्लस AD हो जाएगा। इसका वैल्यू देखो कैसे निकलता है, ये सबको पता होगा, फ्रैक्शन का सम होता है। तो DB प्लस, ये देखो AD का 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो AD आ जाएगा, और अपॉन AD तो रहेगा ही नीचे। अब DB प्लस AD का मतलब क्या है, DB और प्लस AD, इसका मतलब पूरा का पूरा AB, तो इसलिए इसके जगह पे लिखा गया है AB। और इसी तरीके से यहाँ पर ये क्या चीज़ है, EC प्लस AB, EC प्लस AB, तो इसका पूरा का पूरा मतलब AC, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है AC अपॉन AE। ठीक है, अब फिर इसको आप रिवर्स कर दो, फिर रिवर्स करोगे तो क्या हो जाएगा, AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। यही हमें प्रूव करना था। तो ये रहा आपका एग्जाम्पल नंबर 1। इसको 2-3 बार आप करोगे, सॉल्व करोगे, या 2-3 बार ये वीडियो देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखते हैं ABCD इज ए ट्रेपेजियम। ABCD एक ट्रेपेजियम है, आपको दिख रहा है, विथ AB इज पैरेलल टू DC। AB हमारा ये जो है DC के पैरेलल है। ठीक है, E and F आर पॉइंट्स ऑन नॉन पैरेलल साइड्स AD एंड BC रिस्पेक्टिवली। ठीक है, E जो है AD पर एक पॉइंट है, F जो है वो BC पर एक पॉइंट है, एंड EF इज पैरेलल टू AB। EF जो है वो AB के पैरेलल है, EF DC के नहीं दिया है बल्कि EF इज पैरेलल टू AB दिया है। हमें शो करना है कि AE अपॉन ED, AE क्या है, ये आपका AE है, अपॉन ED ये चीज़ इज इक्वल टू BF, ये चीज़ है, अपॉन FC, इसके बराबर हमें शो करना है। तो आप सोचोगे कि हमने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जो पढ़ा है वो तो ट्रायंगल्स में पढ़ा है, लेकिन ये तो ट्रेपेजियम है, तो कैसे बात बनेगी? देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हम कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे जिससे ये ट्रायंगल का शेप ले ले, और जैसे ये ट्रायंगल बनेगा वैसे ही हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज़ करेंगे। तो इसको ट्रायंगल बनाने के लिए हमने A को C से ज्वाइन कर दिया, इस तरीके से A को C से ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ पर जो पॉइंट आया, सपोज करो इस पॉइंट को मैंने G बोल दिया। क्या बोल दिया? G। अच्छा, अब हमें क्या करना है, हमको पता है कि जो AB है वो EF के पैरेलल है, ये हमें गिवन है। EF जो है और AB ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, और ये भी पता है कि AB जो है वो DC के पैरेलल है, तो इस वजह से EF हमारा DC के पैरेलल भी हो जाएगा। ठीक है,
क्योंकि लाइन्स पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। देखो ए बी जो है पैरेलल है ई एफ के और ए बी ही पैरेलल है डी सी के भी, तो इस प्रकार से ई एफ भी डी सी के पैरेलल हो जाएगा। अब आप इस ट्राइंगल को कंसीडर करो, ट्राइंगल ए डी सी। इस ट्राइंगल को ध्यान से देखो, ट्राइंगल ए डी सी को ध्यान से देखो तो आपको दिखेगा कि ये ई जी जो है ई जी, दिस इज पैरेलल टू डी सी। तो इस ट्राइंगल में क्या हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम नहीं लगा सकते हैं? तो इस ट्राइंगल में अगर लगाएंगे तो क्या होगा बताओ, ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू ए जी अपॉन जी सी। और ये वही लिखा है यहाँ पर, ये देखो ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू ए जी अपॉन जी सी। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे लिखा है थ्योरम 6.1, आपको लिखना है यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। आप ऐसे लिखेंगे, आप ये नहीं लिखेंगे कि थ्योरम नंबर 6.1, आप लिखेंगे यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक दूसरा ट्राइंगल कंसीडर करते हैं सी ए बी। ये वाला ट्राइंगल देखो सी ए बी, मैं इसको मिटा करके दिखा देता हूँ एक सेकेंड, जिससे और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम जो ट्राइंगल्स लेंगे वो ये वाला ट्राइंगल लेंगे। देखो मैंने ऐसे एक लाइन ड्रॉ किया था, अब हम इस ट्राइंगल को ले रहे हैं, इस ट्राइंगल को। तो इस पॉइंट का नाम मैंने जी रखा था। ठीक है, अब देखो इस वाले पार्ट में ई एफ जो है ये टोटल ए बी के पैरेलल है। इसका मतलब जो एफ जी होगा, एफ जी भी तो ए बी के पैरेलल हो जाएगा। तो इस ट्राइंगल में बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाओगे तो क्या हो जाएगा, इसमें ए जी अपॉन जी सी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी। वही चीज़ यहाँ पर भी है, सी जी अपॉन ए जी इज इक्वल टू सी एफ अपॉन बी एफ। देखो सी जी अपॉन ए जी इज इक्वल टू सी एफ अपॉन बी एफ। वही चीज़ यहाँ पर भी दिया गया है। तो ये इक्वेशन नंबर आपका 2 हो गया। तो इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे था, इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पर है। इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, इन दोनों में ए जी अपॉन सी जी, ए जी अपॉन सी जी, इसको रिवर्स करो, इसको रिवर्स कर दोगे ये आ जाएगा ए जी अपॉन जी सी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलो, इसको मत बोलो, क्योंकि हमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में कॉमन लाना है। तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन था इसमें देखो इक्वेशन नंबर 1 में ए जी अपॉन जी सी है, लेकिन यहाँ पे सी जी अपॉन ए जी है, तो इसको हमने उल्टा कर दिया, रिवर्स कर दिया। तो हमारे पास आ गया ए जी अपॉन जी सी और इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी आ गया। ये भी चेंज हो जाएगा, ये भी रिवर्स हो जाएगा। अब इसको अगर हम 2 बोल दें, तब इक्वेशन 1 और 2 में अगर हम देखें तो ए जी अपॉन जी सी और ए जी अपॉन जी सी, इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है ए ई अपॉन ई डी और बी एफ अपॉन एफ सी, ये दोनों बराबर हो जाएंगे और यही हमें प्रूफ करना है। तो इस तरीके से ये चीज़ हमारा प्रूफ हो गया बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, ये हमने प्रूफ कर दिया। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3 में है कि अगर हमारे पास पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर है, पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर, ये दिया है। और ये भी दिया है कि पी एस टी, ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल इज इक्वल टू पी आर क्यू, ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं। तो हमें ये प्रूफ करना है कि पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। हमें ये प्रूफ करना है कि पी क्यू आर एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो ये बहुत सिंपल है, कैसे निकलेगा देखो, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का जो कन्वर्स पार्ट है वो क्या कहता है कि अगर साइड्स जो है सेम रेशियो में है, और यहाँ पे सेम रेशियो दिया गया है, क्या है सेम रेशियो, पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर, ये हमें गिवन है। तो अगर ये हमें गिवन है तो इससे हम ये तो कह सकते हैं ना कि एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर बाय यूजिंग द कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। कन्वर्स लगा देंगे तो ये आ गया हमारे पास एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर। अब अगर ये और ये पैरेलल हो गए तो बताइए कि ये वाला जो एंगल है पी एस टी और ये जो एंगल है एस क्यू आर, क्या ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स नहीं हैं? तो अगर दो पैरेलल लाइंस होती हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में बराबर होते हैं। इसका मतलब जो एंगल एस है वो एंगल क्यू के बराबर है। ठीक है, एंगल एस बराबर एंगल क्यू, ये हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गया। और गिवन क्या है, हमें गिवन है कि एंगल आर इज इक्वल टू एंगल एस, ये हमें गिवन है।
एंगल S इज इक्वल टू एंगल R। तो इक्वेशन 1 को देखो और इक्वेशन 2 को देखो, ठीक है। यहाँ पर भी एंगल S है, यहाँ पर भी एंगल S है, तो इसका मतलब राइट हैंड साइड Q, एंगल Q जो है और एंगल R ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे बाय इक्वेशन 1 एंड 2। तो एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R, ये बराबर हो गए। अब अगर किसी ट्राइंगल में दो ऑपोजिट एंगल्स बराबर हैं तो उनके ऑपोजिट साइड्स भी बराबर होते हैं, ये भी हमने पढ़ रखा है क्लास 9 में ही। साइड्स अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स इक्वल होते हैं, साइड्स अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो इसलिए हमारा साइड PQ और PR ये दोनों बराबर हो गए। अब दोनों बराबर हो गए तो हमारा PQR ट्राइंगल क्या हो जाएगा, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने तीनों एग्जाम्पल कवर कर लिया। इस पे बेस्ड जो है एक्सरसाइज 6.2 है, ठीक है। थोड़ा सा हम इसमें आपको हिंट देंगे कि एक्सरसाइज नंबर 6.2 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें आपको एक इस तरीके से ट्राइंगल्स दिया है, इसमें केवल बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज करना है। तो फर्स्ट पार्ट में दिया है DE इज पैरेलल टू BC, DE जो है ये BC के पैरेलल है। तो जब पैरेलल है तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाओगे, माने AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो इसमें AB अपॉन DB करोगे तो क्या आएगा, 1.5 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर अपॉन EC। तो EC की वैल्यू निकल जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पर भी ये भी आप कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड में क्या दिया है, E and F आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स PQ and PR respectively of a triangle PQR for each of the following cases state whether EF parallel to QR। तो अगर आपके पास इस तरीके का एक ट्राइंगल है और इसका नाम है, इस ट्राइंगल का नाम है PQR, PQ और R, फिर इसमें कह रहा है E और F एक पॉइंट्स हैं। इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट E है और ये पॉइंट F है, ठीक है। तो हमें बताना है कि क्या EF जो है वो QR के पैरेलल है या नहीं है। तो ये तभी हो सकता है जबकि रेशियो सेम हो, और रेशियो सेम हम तब देखेंगे। यहाँ पे देखो मैं क्या दिया है कि PE बराबर 19 दिया है, मतलब PE ये वाला चीज़ 19 है, ठीक है। और EQ बराबर 3 दिया है, E से Q तक 3 दिया है, ठीक है। और PF बराबर 3.6 दिया है, ये दिया है 3.6, और FR बराबर 2.4, ये आपका 2.4 दिया है। अब आप रेशियो देखो तो रेशियो 19 डिवाइडेड बाई 3, और यहाँ दूसरा क्या है 36 डिवाइडेड बाई 24। पॉइंट दोनों सेम पे हैं तो पॉइंट काट भी सकते हो आप। अब इन दोनों को डिवाइड करके देखोगे क्या एग्जैक्टली दोनों सेम आ रहे हैं। अगर ये दोनों सेम आ गए तब आप बोलोगे कि यस EF इज पैरेलल टू QR। इसी तरीके से सेकेंड वाला जो पॉइंट है इसमें भी आपको PE और EQ वगैरह की वैल्यू पुटअप करके ये देखना है कि जो रेशियो है सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। और उस बेस पे आपको इसको सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपको इस तरीके से करना है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। इसमें लिखा गया है कि इन फिगर नंबर 6.18, ये वाला जो फिगर आपको दिख रहा है, इस फिगर में LM इज पैरेलल टू CB। LM ये वाली लाइन है एंड दिस लाइन इज पैरेलल टू CB, ये इस लाइन के पैरेलल है। इसके बाद LN इज पैरेलल टू CD, LN ये वाली लाइन है और ये पैरेलल टू CD है। अब आपके पास यहाँ पे प्रूफ करना है कि AM अपॉन AB, AM अपॉन AB यहाँ तक पूरा, और AN अपॉन AD ये दोनों इक्वल होंगे। तो ये कैसे करोगे, आपके पास दो ट्राइंगल यहाँ पे लेने पड़ेंगे। पहले लोगे ABC, इस ट्राइंगल में चूंकि जो ML है ये BC के पैरेलल है तो यहाँ पर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगेगा, ठीक है। तो AM अपॉन MB इज इक्वल टू AL अपॉन LC हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर इस वाले ट्राइंगल में ACD, इसमें क्या लगेगा AL अपॉन LC इज इक्वल टू, इसका नाम N है, AN अपॉन ND। तो जब ये आ जाएगा फिर आप दोनों को रिवर्स करके 1 ऐड कर दोगे, जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 में किया था।
फिर आपको AM अपॉन AB निकल आएगा। क्लियर? मतलब ये वाला बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाने के बाद एग्जाम्पल नंबर 1 का हेल्प लोगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, DE इज पैरेलल टू AC। DE जो है ये वाला, दिस इज पैरेलल टू AC, ये दिया गया है। तो अब अगर पैरेलल दिया है तो हमारा ट्राइंगल क्या बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है ABC। अब इसमें आप बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाओगे तो क्या आएगा, BD अपॉन DA इज इक्वल टू BE अपॉन EC, ये आ जाएगा। थोड़ा सा इसको हम क्लियर कर देते हैं। अब फिर से देखो, अब यहाँ पे दिया है कि DF पैरेलल टू AE, DF ये है और पैरेलल टू AE, तो ये कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ये इस तरीके का ट्रायंगल बन रहा है। इसमें बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाओ तो BD अपॉन DA इज इक्वल टू AE अपॉन DF। ठीक है, अब ये वाला जो पार्ट है BD अपॉन DA, ये दोनों में सेम है, तो सेम है तो यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 ये आपका आ जाएगा। ठीक है, इक्वेशन 1 एंड 2 ये वाला प्रूव हो जाएगा। ये करके देखना, नहीं होगा तो हम उसको गूगल मीट से जब पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में DE इज पैरेलल टू OQ है। DE यानी ये वाला, ये किसके पैरेलल है, OQ के पैरेलल है। और DF ये किसके पैरेलल है, OR के। तो जैसे ही पैरेलल आपको बोला जाए किसी ट्राइंगल में, आप तुरंत सोचा करो कि यहाँ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगा सकते हैं। अब इस ट्राइंगल में आपके पास बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लग गया। लगने के बाद क्या आएगा, PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PD अपॉन DO, और यहाँ पर भी लगा सकते हो तो PF अपॉन FR इज इक्वल टू PD अपॉन DO। तो ये वाला आपको कॉमन मिल जाएगा। ये जब कॉमन मिलेगा तो आपका हो जाएगा RF अपॉन FQ, और ये B है ना, BE अपॉन EQ और BF अपॉन FR। तो जब इन दोनों साइड्स का मिल जाएगा, रेशियो सेम हो जाएगा, तो अपने आप ये जो EF है वो थर्ड साइड QR के पैरेलल हो जाएगा। ये भी करके देख लेना, जिसको डाउट होगा वो हमसे पूछ सकता है फिर से। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है A, B एंड C आर पॉइंट्स ऑन OP OQ। फिगर नंबर 2.1 में यहाँ पर देखो, ये आपका दिया गया है कि AB जो है वो PQ के पैरेलल है। इसी तरीके से AC जो है वो PR के पैरेलल है। ठीक है, अब यहाँ पर एक तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगा सकते हो, एक यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है, इन दोनों में ये वाला कॉमन मिल जाएगा। तो ये जब कॉमन मिलेगा तो ये और ये, इनका रेशियो सेम हो जाएगा। जब इनका रेशियो सेम होगा तो अपने आप BC और QR पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यूजिंग थ्योरम नंबर 6.1 प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। ये कह रहा है कि अगर आपके पास कोई ट्राइंगल है इस तरीके का, ठीक है, अगर आप जो है किसी एक साइड के, मान लीजिए इसका नाम है ABC, मान लीजिए AB का जो मिड पॉइंट है, जो बीच का बिल्कुल पॉइंट है, इसका नाम मान लो D है। ठीक है, कह रहा है अगर D से BC के पैरेलल कोई लाइन खींचोगे तो ये इसको बाइसेक्ट करेगी। बाइसेक्ट करने का मतलब अगर ये E है तो मतलब AE बराबर EC आएगा। ठीक है, ये कैसे प्रूफ करोगे, ये प्रूफ करोगे यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से कि अगर DE जो है वो BC के पैरेलल है तो हमारे पास क्या आएगा, DA अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये तो होगा ही। ठीक है, अब DA और DB ये दोनों बराबर हैं, DA और DB ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो इनको हम 1 by 1 बोल सकते हैं। ये बराबर हैं तो ये कैंसिल होकर के 1 ही तो आ जाएंगे ना, तो 1 आ जाएंगे, तो AE अपॉन EC। ठीक है, अब इधर 1 है, इधर AE अपॉन EC है, तो 1 से EC का मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, AE इज इक्वल टू EC, ये आ गया। और यही हमें प्रूफ करना है कि ये जो है E जो है मिड पॉइंट हो गया, यहाँ पे AE अपॉन EC है तो E मिड पॉइंट हो गया, यही हमें प्रूफ करना है। इसी तरीके से क्वेश्चन 8 में प्रूफ द लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ ए टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ठीक है,
अब इसका उल्टा पूछ रहा है कि अगर एक ट्राइंगल में जो दोनों साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है, दोनों पॉइंट्स के मिड पॉइंट्स को जो ज्वाइन करता है, अगर ऐसा है तो ये दोनों लाइंस पैरेलल हो जाती हैं। ठीक है, इसमें उसका कन्वर्स पार्ट लगाओगे तो फिर अपने आप से आपको ट्राई करना है, पूरा 6.2 करके देखो। जो क्वेश्चन में डाउट लगेगा वो हम आपको मंडे को बताएंगे। ठीक है, सो आई होप आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा और आज हम यहीं तक करेंगे। क्लियर? थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।